ईस्टर्न डोनबास में रूस को बड़ी बढ़त मिली है। यूक्रेनी सेना पर मिसाइल और हवाई हमले हुए हैं। कोयला खदान शहर तोरस पर कब्जा हो गया है। तोरस के बड़े इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है, तो यूक्रेन के एक और शहर तोरस के बड़े इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है। बड़ी बात यह है कि यहां पर कोयला खदान है। कोयला खदान वाले शहर तोरस पर रूस का कब्जा, और यह बड़ा झटका ज़ेलेंस्की के लिए माना जा रहा है। तो रूस यूक्रेन युद्ध के सबसे बड़े सीक्रेट ऑपरेशन का पर्दाफाश हुआ है। इस ऑपरेशन से रूस को 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है, और इस नुकसान के पीछे एक चेहरा है, एक सीक्रेट एजेंट है, और इसका कोड नेम है गोगा। खास बात यह है कि यूक्रेन का ये एजेंट रूस सरकार की सैलरी पर था और रूसी नेवी में काम कर रहा था। युद्ध में अभी तक ये पुतिन को सबसे बड़ा इसका धोखा है। इस धोखे से ब्लैक सी फ्लीट का करीब 50% बेड़ा खत्म हो चुका है। आप देखिए यूक्रेन के एक एजेंट ने कैसे रूस के ब्लैक सी फ्लीट को ध्वस्त किया, और कैसे ज़ेलेंस्की ने ऑपरेशन गोगा को अंजाम दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 3 दिन से यूक्रेन के एयरबेस पर जारी बम वर्षा का प्रतिशोध शुरू कर दिया है। जुलाई की देर रात क्रीमिया में काला सागर के कई केप और तटीय इलाके एक साथ धमाकों से गूंज उठे। वजह थी यूक्रेन के ब्लैक सी फ्लीट पर आगोरा सी ड्रोन के हमले। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 3 जून की देर रात पुतिन के स्ट्रिंग ऑफ डेथ को तोड़ने का ऑपरेशन शुरू किया, और देर रात काला सागर में जंग शुरू हो गई। काला सागर में तैनात रूसी सेना ने नाइट विजन कैमरा से यूक्रेन के समुद्री ड्रोन को देखा और ड्रोन पर मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। रूसी सेना ने करीब 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते ड्रोन पर 1 मिनट में 1800 से ज्यादा गोलियां बरसाई। जैसे ही निशाना सटीक लगा, काला सागर ड्रोन में लगाए गए विस्फोटक के धमाकों से धधक उठा। रूसी सेना ने ड्रोन को नाकाम करने का जश्न मनाया, लेकिन यूक्रेन का ऑपरेशन गोगा अभी खत्म नहीं हुआ था। इस ऑपरेशन का टारगेट इस बार सेवेस्तोपोल नहीं, बल्कि रूस की जमीन पर बना नेवल बेस था। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन ओडेसा शुरू किया। ओडेसा के तट से मागोरा सी ड्रोन रवाना किए गए। इन्हें सेवेस्तोपोल की तरफ भेजकर रूस का ध्यान भटकाया गया, और ड्रोन की दूसरी टुकड़ी रूस के काला सागर नेवल फ्लीट के सबसे सुरक्षित बेस नोवरोसिस्क की तरफ बढ़ गई। जुलाई की रात यूक्रेन के मागोरा ड्रोन ने नोवरोसिस्क नेवल बेस पर हमला किया, और इस हमले में रूस का एक जहाज नष्ट करने का दावा किया। ये नोवरोसिस्क बेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। 3 जुलाई को ली गई इन तस्वीरों में रूस के नोवरोसिस्क बेस पर खड़े रूसी जहाज नजर आ रहे हैं, और 4 जुलाई की सुबह जारी की गई इन तस्वीरों में एक जहाज दिखाया गया है जिससे धुआं उठता नजर आ रहा है। नोवरोसिस्क बेस का सुरक्षा चक्र रूस ने जून के महीने में ही खड़ा किया था, लेकिन इसके बावजूद इस पर यूक्रेन का समुद्री ड्रोन हमला कैसे कामयाब हुआ, इसे एक एनिमेशन से समझिए। नोवरोसिस्क नेवल बेस पर हमला करने के लिए यूक्रेन ने तो मागोरा सी बेबी ड्रोन को भेजा था। नोवरोसिस्क बेस की सुरक्षा दीवार के करीब पहुंचने से पहले ही रूसी सैनिकों ने ड्रोन पर गोलीबारी शुरू कर दी। 1 मिनट तक गोलीबारी में यूक्रेन के 2 सी बेबी ड्रोन धमाके के साथ खत्म हो गए, लेकिन एक सी बेबी ड्रोन रूसी सेना को चकमा देते हुए माइंस और सुरक्षा दीवार को भेदकर पोर्ट के अंदर गया
और वहां पर खड़े रूसी जहाज से टकरा गया, जिससे जोरदार धमाका होता है और रूसी जहाज में आग लग गई। नोवरोसिस्क पर यूक्रेन का यह हमला पुतिन का सुरक्षा चक्र भेदने जैसा है। जून की शुरुआत में नोवरोसिस्क बेस पर रणनीतिक तैनाती की गई थी। जहाजों को हमले से बचाने के लिए और ड्रोन मार गिराने के लिए सुरक्षा लेयर को तैयार किया गया। नेवल फ्लीट की सुरक्षा में सबसे पहले सागर की सतह पर सी माइंस यानी कि बारूदी सुरंगें बिछाई गई। उसके बाद बेस को सुरक्षित करने के लिए पेंटॉन से एक 17 मीटर गहरी और 9 मीटर ऊंची दीवार बनाई गई। इस दीवार के पास रूसी नेवी की छोटी छोटी अटैक बोट्स को तैनात किया गया था, जिनकी जिम्मेदारी बड़े युद्धपोत की सुरक्षा करना है। इन छोटी अटैक बोट्स के पीछे यूक्रेन पर मिसाइल लॉन्च करने वाले रूसी नेवी के युद्धपोत तैनात किए गए। युद्धपोत के पीछे रूस की सबमरीन तैनात की गई, यानी 3 लेयर की सुरक्षा के पीछे रूस के अहम नेवी युद्धपोत और सबमरीन को तैनात किया गया। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेनी ड्रोन नोवरोसिस्क पर हमला करने में कामयाब रहे। सवाल यह है कि आखिर इतनी पुख्ता सुरक्षा के बाद भी यूक्रेन के हमले कैसे कामयाब हो रहे हैं। तो इसका जवाब है ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन गोगा। गोगा ज़ेलेंस्की के एक एजेंट का नाम है और उस एजेंट की तस्वीर है ये। गोगा इस सैनिक का कोड नेम है जो यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी HUR ने दिया है। यह रूसी नेवी का अस्थायी कर्मचारी था। गोगा ने ही रूस की नेवल फ्लीट पर हमलों के इनपुट दिए। अब इसे यूक्रेन लाया गया है। रूसी सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोगा को मीडिया के सामने पेश किया। यूक्रेनी मिलिट्री खुफिया एजेंसी ने आई वांट टू लिव नाम से ब्लैक सी फ्लीट के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया और 4 जुलाई को इसकी जानकारी दी गई, जिसमें आई वांट टू लिव के प्रवक्ता विताली मैत्वियंको, HUR के प्रवक्ता आंद्रे यूसोव, गोगा, फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन का सदस्य और यूक्रेनी सेना का एक अधिकारी नजर आ रहे हैं। गोगा ने ही 8 अप्रैल को रूस के कैलिनिनग्राद बेस पर खड़े एक जहाज में आग लगाई थी। गोगा बीते करीब 1.5 साल से यूक्रेनी सेना के लिए काम कर रहा था और इसके इनपुट पर यूक्रेन ने कई बड़े हमले किए, जिसमें रूस के कई बड़े जहाजों की जल समाधि हो गई। गोगा के इनपुट पर यूक्रेन ने जो हमले किए हैं उनसे हुआ नुकसान बहुत बड़ा है। इक्कीस अप्रैल 2024 को यूक्रेन ने मिसाइल हमला करके रूस के सपोर्ट नेवल वेसल कोमोना को ध्वस्त कर दिया। 5 मार्च 2024 को यूक्रेन के हमले से रूस के पेट्रोलिंग युद्धपोत सरगई कोतोव डूब गया। 14 फरवरी 2024 को सीजर कोनिकोव डूबा था। 1 फरवरी 2024 को इवानोविट्स युद्धपोत भी काला सागर में समा गया। 26 दिसंबर 2023 को नोवोचेरकास्क युद्धपोत ने हमले के बाद जल समाधि ले ली। 4 नवंबर 2023 को अस्कोल युद्धपोत पर हमला हुआ और उसकी भी यही गति हुई। 13 सितंबर 2023 को मिन्स्क युद्धपोत पर हमला हुआ और वो भी डूब गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये एक एजेंट की तरफ से किसी सेना को पहुंचाया गया सबसे बड़ा नुकसान है। रूसी सेना के इस यूक्रेनी जासूस ने पुतिन को बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब इसे यूक्रेन ले आया गया है और रूस के विद्रोही गुट फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन में शामिल कर लिया गया है। अब गोगा यूक्रेन के लिए जंग लड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
सुबोताइन में रूस के ड्रोन हमले, यूक्रेनी खनकों पर ड्रोन से बम वर्षा की गई, यूक्रेन के कई विदेशी हथियार इस हमले में ध्वस्त किए गए। पुतिन ने डबल ट्रैप बनाया है जिसमें यूक्रेन की तबाही तय है और पेंटागन का ब्लूप्रिंट बेकार साबित हो सकता है। रूस एक तरफ यूक्रेन में मिसाइल वर्षा कर रहा है, दूसरी तरफ उसने युद्ध विराम का प्रस्ताव अमेरिका को भेज दिया है। यूक्रेन ने खुलासा किया है कि पुतिन बड़ी होशियारी से दुनिया के सामने युद्ध विराम का दिखावा करना चाहते हैं, जबकि इसके पीछे उनका खेल दूसरा है। उनकी नजर यूक्रेन के बाद दूसरे देशों पर है, इसलिए पहले वो युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजकर नेटो में फूट डालना चाहते हैं, जिससे रूस विस्तार का रास्ता आसान हो जाए। पुतिन के दिमाग को पढ़ पाना ना तो सुपर पावर के बस की बात है और ना ही रक्षा विशेषज्ञों की। बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स फेल हो गए ये जानने में कि अब पुतिन क्या करने वाले हैं। ऐसी ही एक घटना पिछले महीने हुई जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। बल्कि दुनिया यूरोप और अरब में बने युद्ध के मोर्चों पर उलझी रही। इस बीच पुतिन ने युद्ध विराम का फॉर्मूला निकाल लिया और अमेरिका को भी इसकी जानकारी दे दी। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को सीक्रेट प्रस्ताव भेजा, जिसमें यूक्रेन से युद्ध रोकने को लेकर कुछ शर्तों के बारे में बताया। पहली शर्त पुरानी है, जिसमें यूक्रेन किसी भी सूरत में नेटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन तो तबाह होगा और नेटो भी टूट जाएगा। यानी पुतिन एक तरफ युद्ध विराम का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ नेटो से भिड़ंत की पूरी तैयारी है। नेटो तोड़ने का फॉर्मूला क्या है ये बताएं, उससे पहले ये समझिए कि पुतिन ने युद्ध विराम के लिए क्या प्लान बनाया है। पुतिन ने पीस प्लान की जिम्मेदारी रूस के गृह मंत्री व्लादिमीर कोलोकोलेत्सेव को सौंपी है। जून के आखिरी हफ्ते में कोलोकोलेत्सेव ने यूएन का दौरा किया था। इस दौरान उन्हें अमेरिका जाने की विशेष मंजूरी मिली थी। इसी दौरान कोलोत्सेव ने अमेरिकी अधिकारियों को समझौते का ब्लूप्रिंट सौंपा था। यानी एक तरफ रूस युद्ध भी लड़ रहा था तो दूसरी तरफ शांति समझौते की बेचैनी भी उसमें दिख रही। पुतिन के सीक्रेट ब्लूप्रिंट में जो कुछ था, अगर अमेरिका उससे मान लेता है तो यूक्रेन युद्ध कभी भी रुक सकता है। लेकिन यूक्रेन के लिए यह बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शर्तों में काफी कुछ ऐसा है जो यूक्रेन के लिए तबाही का नया चैप्टर खोल सकता है। रक्तपात रोकने के लिए पुतिन की शर्तों में साफ है कि यूक्रेन को एक बड़ा हिस्सा हर साल छोड़ना होगा। रूस यूक्रेन युद्ध से नेटो का दूर रहना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध विराम तो छोड़िए, आगे हमला नेटो पर ही होगा। नेटो पर हमले के लिए पुतिन ने प्लान भी बनाया हुआ है। ठीक कोल्ड वॉर की तरह जैसे सोवियत टूटा था, वैसे ही नेटो बिखर जाएगा। इसके लिए पुतिन ने कुछ नेटो देशों से बात करने की प्लानिंग की है। खास तौर से उन तमाम देशों को पुतिन अपने साथ मिला सकते हैं जो दबी आवाज में रूस पर प्रतिबंध का विरोध करते रहे।
पुतिन ने युद्ध विराम के लिए जो प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है उसमें यूक्रेन को बांटने की तैयारी है। रूस ने पहली शर्त रखी है कि रूस बॉर्डर से लगा लुहांस्क रूस में रहे और उससे आगे डोनेट्स्क भी रूस का हिस्सा, यानी व्लादिमीर पुतिन को पूरा डोनबास इलाका चाहिए। जबकि अगली शर्त है कि रूस खरसन और ज़ायपरिजिया को यूक्रेन को दे सकता है, साथ ही ज़ायपरिजिया न्यूक्लियर प्लांट भी। लेकिन यूएन और नेटो लुहांस्क और डोनेट्स्क को रूसी इलाके के तौर पर माने जाते हैं। जबकि इससे आगे की शर्त है कि क्रीमिया और निप्रो से आगे रूसी सरहद तक 100 किलोमीटर का इलाका स्पेशल जोन बनाया जाए, जहां पर यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से हटाया जाए। हालांकि इन इलाकों में रूस और यूक्रेन दोनों का अधिकार होगा, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी रूस की होगी। बाद में इन इलाकों में वोटिंग के आधार पर विलय का फैसला किया जा सकता है। पुतिन के सीक्रेट पीस प्लान का खुलासा यूक्रेन की तरफ से हुआ है। इस बारे में यूक्रेनी जर्नलिस्ट दिमित्री गार्डन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि पुतिन एक साथ कैसे 2 प्लान पर काम कर रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन को बांटने और शांति प्रस्ताव पर अमल करने के लिए कह रहे हैं, जिसमें यूक्रेन पर कई तरह के प्रतिबंध की भी वकालत है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका ऐसा नहीं मानता तो भी पुतिन यूक्रेन को तबाह कर देंगे, साथ ही नेटो में फूट डलवा देंगे। यानी पुतिन ने ठान लिया है कि यूरोप में होगा वही जो वो चाहेंगे। इसके लिए पुतिन एंटी नेटो ब्लॉक बना रहे हैं, जिसमें कई यूरोपीय और नेटो देशों को भी शामिल कर सकते हैं। ग्रीस, हंगरी, तुर्की, वेनेजुएला, जर्मनी, वियतनाम, क्यूबा। इनके अलावा ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया पहले ही रूस के पक्के दोस्त बन चुके हैं। यानी अब पुतिन नेटो में सेंध लगाना चाहते हैं, साथ ही एंटी अमेरिका ब्लॉक बना रहे हैं। ऐसे वक्त में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स का बयान बड़ा अहम है। उन्होंने कहा है, मैं वादा करता हूं हम कभी भी यूक्रेन विवाद को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, न ही इस विवाद में हस्तक्षेप करेंगे। हम कभी भी एक तरफा पार्टी बनकर बात नहीं करेंगे। जबकि हम यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, हम भी शांति के पक्षधर हैं। जर्मनी ने कुछ वक्त पहले 22 बिलियन यूरो की सैन्य मदद यूक्रेन को दी है, लेकिन इसके बाद चांसलर का बयान बताता है कि युद्ध विराम के लिए रूस का साथ देना चाहता है, जबकि बाकी देश ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नेटो की नीति से खुश नहीं है। ऐसे में रूस उनका साथ लेकर एक एंटी नेटो ब्लॉक बनाने में लगा है। कुछ दिन में पुतिन तुर्की भी जा सकते हैं। हालांकि एससीओ समिट में पुतिन और एर्दोआन की मुलाकात हुई, वहीं दौरे की तारीख पर भी बात की। एससीओ में पुतिन ने एंटी अमेरिका ब्लॉक पर भी तस्वीर साफ करने की कोशिश की। हम कोई ब्लॉक या अलायंस नहीं बना रहे हैं, हम सीधे तौर पर लोगों के हित के लिए काम करना चाहते हैं, जिसमें उन देशों का साथ हमें मिल रहा है जो हमारे मिशन में रुचि दिखा रहे हैं। यानी पुतिन ने सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन इशारा दे दिया कि कई देश उनके साथ हैं। खासतौर से चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ आने से रूस की ताकत कई गुना बढ़ गई है। और यही अमेरिका की परेशानी बढ़ा रही है। इसलिए रूस भी अपनी शर्तों पर यूक्रेन युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजकर दबाव बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अवदिव्का में रूस के मिसाइल हमले, स्टेला सरफेस टू एयर मिसाइल हमले किए गए। रूस के 16 ड्रोन हवा में नष्ट किए गए। तेईस साल पहले यानी कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। विमान के जरिए न्यूयॉर्क के ट्विन टावर को उड़ा दिया गया। 23 साल के बाद अमेरिका फिर दहला। अमेरिका के
अरकानसास प्रांत में मौजूद हथियार फैक्ट्री में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी इस धमाके की जांच कर रही है, लेकिन इन सब के बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका की हथियार फैक्ट्री में धमाका हादसा नहीं बल्कि बारूदी साजिश है। आखिर किसने तैयार किया हमले का प्लान और कौन है मिनी 9/11 का गुनहगार, आप देखिए। चारों तरफ अंधेरा और इसी बीच एक जोरदार ब्लास्ट। जिसने कई किलोमीटर तक के इलाके को दहला दिया। इस धमाके के बाद हाहाकारी आग का गुबार और बारूद से सना काला धुआं आसमान में उठता दिखाई देने लगा। गौर करने वाली बात यह थी कि धमाके के बाद भीषण आगजनी को रोकने के लिए दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर तैनात थी। इतना ही नहीं, क्रेन के जरिए भी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी, मगर इन सब के बीच लगातार ब्लास्ट जारी थे। अब सवाल यह है कि आगजनी थमने के बजाय आग लगातार क्यों बढ़ती जा रही थी, क्यों बार बार ब्लास्ट हो रहे थे, क्यों आग का गुबार हर थोड़ी देर बाद आसमान में उठता दिखाई दे रहा था। तो आपको बता दें कि अमेरिका की एक बड़ी हथियार फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। बुधवार की सुबह 8:15 पर धमाका हुआ। इस धमाके में 2 लोगों की मौत जबकि दर्जनों घायल हुए। यकीन मानिए, अमेरिकी धरती पर आए इस बारूदी भूचाल ने न सिर्फ पूरे इलाके को थर्राया बल्कि वॉशिंगटन पेंटागन तक में खलबली मचा दी। घंटों की मशक्कत के बाद हथियार फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका की यह हथियार फैक्ट्री कहां मौजूद है। आखिर इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट कैसे हुआ? तो आपको बता दें कि अमेरिका के अरकानसास प्रांत में, जिसके दक्षिणी छोर पर मौजूद है कैम्पडेन सिटी, इसी अमेरिकी शहर में जनरल डायनामिक्स की हथियार फैक्ट्री बनी हुई है, जो करीब 9 लाख स्क्वायर फीट के इलाके में फैली है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2 हिस्सों में बटी है, जिसके एक हिस्से में F-16 लड़ाकू विमान, अब्राम्स टैंक और स्ट्राइकर मिलिट्री व्हीकल से जुड़े महत्वपूर्ण पार्ट बनते हैं। तो वहीं कैम्पडेन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में एयरक्राफ्ट गन, हेलफायर और जेवलिन मिसाइल के साथ साथ मोर्टार शेल बनाए जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि जनरल डायनामिक्स प्लांट के इसी हिस्से में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। फिलहाल कैम्पडेन सिटी में मौजूद जनरल डायनामिक्स के हथियार फैक्ट्री में धमाके के बाद जो आग लगी, उस पर काबू पा लिया गया है। और इसी के साथ ऑर्डिनेंस डिपो में हुए ब्लास्ट की भी जांच अमेरिकी खुफिया और सिक्योरिटी एजेंसियों ने शुरू कर दी है। फिलहाल अमेरिकी जांच एजेंसियों की तरफ से ब्लास्ट से जुड़ा कोई खुलासा नहीं किया गया है, मगर इस भीषण धमाके को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वो ये, यूएस हथियार फैक्ट्री में धमाका हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। क्या ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने इस हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया? क्या यूएस में मौजूद प्रॉक्सी संगठनों के एजेंट्स ने धमाके को अंजाम दिया? बाइडेन की हथियार फैक्ट्री में ब्लास्ट अमेरिका का मिनी 9/11 अटैक है? दरअसल गाजा और इजराइल को लेकर ईरान के प्रॉक्सी संगठनों और अमेरिका में तनाव चरम पर है। अरब में प्रॉक्सी संगठन लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लाल सागर में भी अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अमेरिका में मौजूद प्रॉक्सी संगठनों के स्लीपर सेल या फिर सीक्रेट एजेंट्स ने हथियार फैक्ट्री में हमले की साजिश की है। दरअसल इन आशंकाओं के पीछे की वजह यह है कि अमेरिका के अरकानसास प्रांत में जिस हथियार फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, वहीं ऐसे हथियारों को तैयार किया जा रहा है जिनकी सप्लाई इजराइल में होती है, और फिर इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल गाजा और प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ किया जाता है।
लिहाजा ये आशंका जताई जा रही है कि इजराइल को हथियार की सप्लाई ना हो सके, इसके लिए प्रॉक्सी संगठनों ने कैम्पडेन की उसी हथियार फैक्ट्री को टारगेट किया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। डोनेत्स्क में रूस के आर्टिलरी हमले। दक्षिणी डोनेत्स्क के यूक्रेनी मोर्चे पर गोलीबारी की गई है। यूक्रेन के कई मोर्चे गोलीबारी में तबाह हो गए। पुतिन ने नाटो को धमकी दी थी कि यूक्रेन में F-16 आते ही उन्हें कबाड़ में बदल दिया जाएगा। अब 3 दिनों से रूस उसी हमले का ट्रेलर दिखा रहा है। 3 दिनों से यूक्रेन की जमीन पर ही यूक्रेन के लड़ाकू विमानों का शिकार किया जा रहा है। 3 दिन में अलग अलग 3 एयरबेस निशाना बनाए जा चुके हैं। 30 से ज्यादा फाइटर जेट भस्म हो चुके हैं। अभी तक हमलों से ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिन में यूक्रेन की वायुसेना खत्म हो जाएगी। यूक्रेन हवाई हमले करने लायक नहीं रहेगा। रूस के लगातार हमलों के बाद अमेरिका से पैट्रियट के लिए मिसाइलें भेजने का मिशन तेज कर दिया। ऐसा हमला कि F-16 भेजने से पहले नेटो को 100 बार सोचना पड़े। यूक्रेन के ऐसे टारगेट जहां भविष्य में सुखोई की जगह अमेरिकी F-16 लेने वाले हैं। रूसी सिकंदर की ताकत का ऐसा प्रदर्शन कि नेटो देश 100 घंटे से सकते में है। तीन दिनों में ताबड़तोड़ ऐसा प्रहार कि लगता है F-16 यूक्रेन में सिर्फ चंद दिनों के मेहमान साबित होंगे। रूस का सबसे बड़ा हमला 1 जुलाई को हुआ। उस दिन यूक्रेन के 21 फाइटर जेट भस्म हो गए। इसके अगले दिन फिर हमला हुआ और यूक्रेन के 9 फाइटर जेट नष्ट कर दिए गए। 3 जुलाई को भी हमला जारी रहा और एक विमान के जलने की तस्वीर आई है। नुकसान कितना बड़ा है ये साफ नहीं है। रूस के नए ऑपरेशन की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें। जगह है डोलजेनसेवो एयरबेस। ये क्रीवी रीग के करीब डिप्रोपेट्रोवस्क में है। इस एयरबेस पर MiG-29 जेट और सुखोई 25 लड़ाकू विमान तैनात हैं। वीडियो में यहां एक सिकंदर M मिसाइल के हमले की पुष्टि हो रही है। टारगेट पर MiG-29 जेट है। इस एयरबेस पर कितना नुकसान हुआ इसका पूरा ब्यौरा सामने नहीं आया। लगातार हमले के बाद यूक्रेन कमांडर्स में खलबली। रूस ने 3 दिनों से जो हमले किए उसका तरीका बिल्कुल एक जैसा था। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को रूस ने मिरोगोद में एयरबेस पर हमला किया। यह रूसी सीमा से करीब 160 किलोमीटर दूर है। यहां पहले रूस का एक सर्विलांस ड्रोन देखा गया। रेकी पूरी होने के कुछ देर बाद ही यहां सिकंदर मिसाइल से हमला हो गया। अगले दिन मंगलवार को मिरगोरेद के करीब ही पूर्व में पोल्टावा में हमला किया गया। यहां भी रूस का एक ड्रोन पहुंचा और तमाम तस्वीरें लेने के बाद लौट गया। इसके बाद यहां सिकंदर मिसाइल से हमला किया गया। अब बुधवार को क्रीवी रीग के पास डोलजेनसेवा एयरबेस पर भी पहले रूसी ड्रोन मंडराता रहा और फिर सिकंदर M मिसाइल से हमला किया गया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे बिना किसी रोक टोक के रूसी ड्रोन यहां मंडरा रहा है। यूक्रेनी कमांडर्स के दहशत की सबसे बड़ी वजह यही तस्वीरें हैं।
क्योंकि रूसी ड्रोन को रोके बिना ऐसे हमले रोक पाना मुश्किल है। ड्रोन को गिराने के लिए एयर डिफेंस की जरूरत है। यूक्रेन में एयर डिफेंस तो तैनात हैं, लेकिन मिसाइलें नहीं हैं। लगातार 3 हमलों के बाद अमेरिका में भी बेचैनी है। अमेरिका जल्द ही पैट्रियट के मिसाइलें और नेसम्स एयर डिफेंस भेजने वाला है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए फंड का ऐलान किया है। इस फंड से पैट्रियट की मिसाइलें यूक्रेन भेजी जाएंगी। एयर डिफेंस की तैनाती एयरबेस के करीब की जाएगी। राजधानी कीव को नेसम्स एयर डिफेंस का कवच दिया जाएगा। यूक्रेन के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती रूस के ग्लाइड बम और स्कंदर M मिसाइलें हैं। बुधवार को रूस ने मिसाइलों से यूक्रेन के 9 शहरों को निशाना बनाया। यूक्रेन पर भीषण प्रहार का सिलसिला जारी है। बुधवार चेर्निहाइव, मिकोलाइव, लुहांस्क, सूमी, निप्रो, पत्रोवस्क, खैरसो, खार्किव, जाइपरिजिया और डोनेट्स्क जैसे 9 शहरों पर हमले हुए। रूस का सबसे बड़ा हमला निप्रो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किया गया। यहां पर 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 53 जख्मी हो गए। 3 शहरों में 6 लोगों की मौत हुई है। निप्रो, पत्रोवस्क में 4 की मौत हुई, जबकि 11 लोग जख्मी हो गए। खैरसो में बुधवार को 27 जगहों पर हमले हुए, जिसमें 1 की मौत हुई तो वहीं 15 लोग जख्मी हो गए। डोनेट्स्क में 1 यूक्रेनी नागरिक की मौत हुई, जबकि 3 जख्मी हो गए। यूक्रेन के नीप्रो शहर में कई धमाके हुए। इस दौरान कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। गैस स्टेशन में आग लग गई। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने शॉपिंग सेंटर को टारगेट किया, जबकि रूस का दावा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हथियार छिपाए गए थे। यह रूस के RBK 500 बम का हमला है। रोबोटाइन में इस क्लस्टर बम के प्रहार के बाद एक साथ कई धमाके हुए और बड़े इलाके में तबाही मच गई। यूक्रेन ने रूस पर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले का आरोप लगाया है। दावे के मुताबिक रूस ने रागुडा सब स्टेशन पर ड्रोन हमला किया। रागुडा में कई ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा है। विशेष टीम ने रागुडा में गहन जांच की है। ड्रोन हमले के बाद रेडिएशन का खतरा नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की हार करीब देखकर खुद ऐसे धमाके करा रहे हैं ताकि पूरे यूरोप को युद्ध में शामिल किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने हमले को परमाणु सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। हालांकि इन हमलों के बीच यूक्रेन का जवाबी प्रहार भी जारी है। इस वीडियो से दावा किया जा रहा है कि डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रॉकेट से एक रूसी हथियार गोदाम को निशाना बनाया। रॉकेट प्रहार से गोदाम में जोरदार धमाका हुआ। दावा है कि रूसी सेना को इस हमले में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। डोनेट्स्क में रूस लगातार यूक्रेन पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद यूक्रेनी फौज ने रूस के हथियार गोदाम को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन के ड्रोन भी लगातार तबाही मचा रहे हैं। रूसी हथियारों को नष्ट करने के लिए यूक्रेन ड्रोन से हमले कर रहा है। इस धमाके में रूस की आर्टिलरी को नष्ट कर दिया गया। जोरदार धमाके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन अपने ड्रोन को कितना घातक बना चुका है। जंग के बीच यूक्रेन में सियासी गर्मी बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की कार्यकाल पूरा करने के बाद पीएम डेनिस को खतरा मान रहे हैं। दावा है कि पीएम डेनिस ज़ेलेंस्की की जगह लेने की कोशिश में है। फिलहाल ज़ेलेंस्की के लिए सबसे ज्यादा राहत की खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका ने लगातार हथियार सप्लाई के लिए 2 बार नए फंड का ऐलान किया है।
अमेरिका कीव को बचाने के लिए एयर डिफेंस के साथ कई हथियारों की सप्लाई जल्द ही करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर अमेरिका के समर्थन से ही यूक्रेन युद्ध लड़ा जा रहा है और जैसे जैसे अमेरिका का चुनाव करीब आता जा रहा है वैसे वैसे यूक्रेन की चिंता भी हाई है। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि ट्रंप के पास युद्ध का क्या समाधान है वो सार्वजनिक करें। यानी ज़ेलेंस्की के एक बयान से दो संकेत नजर आ रहे। क्या है ज़ेलेंस्की के बयान के मायने, क्या है ट्रंप का यूक्रेन प्लान, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जब तक वॉशिंगटन से हथियार आपूर्ति हो रही है तब तक यूक्रेन रूस को आगे बढ़ने से रोके हुए है। बाइडेन का पूरा समर्थन यूक्रेन के साथ है, लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे ट्रंप इस युद्ध पर अपनी राय सार्वजनिक कर चुके हैं। ट्रंप ने जो कहा उससे यूक्रेन की चिंता बढ़नी तय है, क्योंकि उनके रुख से नहीं लगता कि वो यूक्रेन को हजारों करोड़ डॉलर की मदद जारी रखने वाले हैं। इसी चिंता में ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए कहा है, अगर ट्रंप जानते हैं कि युद्ध कैसे खत्म होगा तो हमें आज ही बता दें। अगर उनके प्लान से यूक्रेन की स्वतंत्रता पर खतरा है, अगर हमारा राष्ट्र खत्म होता हो तो बता दें। हमें मन बनाने के लिए समय तो मिले। हम जानना चाहते हैं कि नवंबर के बाद यूक्रेन को यूएस का समर्थन जारी रहेगा या हम युद्ध में अकेले होंगे। ज़ेलेंस्की के इस बयान के दो मायने हैं। पहला ये कि यूक्रेन युद्ध का समाधान चाहता है और ज़ेलेंस्की शांति के लिए यूक्रेन की जमीन भी रूस को सौंप सकते हैं। दूसरा ये कि ज़ेलेंस्की भी ये मान रहे हैं कि इस चुनाव में ट्रंप की जीत हो सकती है। ट्रंप ने अपने चुनावी भाषण में कहा है कि वो राष्ट्रपति बने तो 24 घंटे में रूस यूक्रेन का युद्ध बंद करा देंगे, लेकिन कैसे ये नहीं बताया। इसके बाद अमेरिकन मीडिया में कयास लग रहे हैं कि पुतिन और ट्रंप के बीच डील हो सकती है। 14 जून को पुतिन ने यूक्रेन के सामने शांति प्रस्ताव रखा। इसमें कहा गया कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने की जिद छोड़े। इसके साथ ही लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन छोड़ दे तो रूस युद्ध बंद कर देगा। इस प्रस्ताव पर ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी थी कि पुतिन की शर्तें मंजूर करने लायक नहीं हैं। तो फिर युद्ध का समाधान क्या हो सकता है? इस पर अमेरिकी मीडिया का दावा है कि रूस ने यूक्रेन के 65,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के क्रीमिया, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया, डोनेट्स्क, खेरसोन प्रांतों के कई शहरों पर रूस का कब्जा है। ट्रंप पुतिन को जीते हुए इलाके का कुछ हिस्सा देने का प्रस्ताव रख सकते हैं। जीते हुए इलाके के कुछ हिस्से पुतिन छोड़ने पर सहमत हो सकते हैं। अगर पुतिन ट्रंप की ये डील हुई तो रूस यूक्रेन का बड़ा इलाका जीत लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका में उल्लू के संहार का अभियान शुरू किया जा रहा है। सरकार ने फैसला लिया है कि करीब 4.5 लाख से ज्यादा उल्लू को गोली मार दी जाएगी। हैरानी की बात यह है कि अभियान उल्लू की प्रजाति को बचाने के लिए किया जा रहा है। उल्लू को मारकर उल्लू की प्रजाति कैसे बचेगी, अब आप इस रिपोर्ट में। उल्लू का दुश्मन उल्लू। उल्लू का शिकारी भी उल्लू। उल्लू ही उल्लू को खत्म करने के कसूरवार। अब सवाल है कि ऐसी हालत में क्या करे सरकार। अमेरिका ने फैसला ले लिया है। अमेरिका में शिकारियों की भर्ती हो रही है। निशानेबाजों की फौज तैयार हो रही है। जंगल में उल्लू के ठिकाने तलाशे जा रहे हैं। 5 लाख उल्लू को मारने का ऑर्डर जारी हो गया है। सुनकर अजीब लगता है कि उल्लू को ही उल्लू से बचाने की जरूरत क्यों पड़ गई। तो इसकी वजह सिर्फ प्रजाति है। अमेरिका में उल्लू की 2 प्रजातियां हैं। पहले का नाम स्पॉटेड है तो दूसरे को वार्ड प्रजाति का माना जाता है। अब अमेरिका से स्पॉटेड उल्लू की प्रजाति खत्म होने लगी है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है
5 लाख वार्ड उल्लू प्रजाति को मारा जाएगा। जंगल में उल्लू को दफनाने का इंतजाम होगा। वार्ड प्रजाति के उल्लू देखते ही मार दिए जाएंगे। ऐसा करने के पीछे तर्क यह है कि वार्ड उल्लू ताकतवर होते हैं, स्पॉटेड उल्लू उनके मुकाबले छोटे और कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से वार्ड उल्लू जब स्पॉटेड उल्लू पर हमला करते हैं तो स्पॉटेड उल्लू की मौत हो जाती है। जिन जगहों पर उल्लू के रहने लायक वातावरण है, वहां से भी स्पॉटेड उल्लू दूसरी प्रजाति के डर से भाग जाते हैं। कई बरसों तक उल्लू की इस दो प्रजाति की लड़ाई की वजह से ही स्पॉटेड उल्लू अब बेहद कम बच पाए हैं। अमेरिका में सरकार अब स्पॉटेड उल्लू और वार्ड उल्लू की प्रजाति को बराबर करने में जुटी है। यही वजह है कि बैलेंस बनाने के लिए बंदूक की मदद ली जाएगी। हालांकि कई संस्थाएं इस फैसले का विरोध कर रही हैं। एक प्रजाति को बचाने के लिए दूसरी प्रजाति को कम करने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।